नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों यस, तो दोस्तों आपको पता है दैनिक जागरण और जनसत्ता के जो राष्ट्रीय संस्करण का जो पृष्ठ होता है उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। और कुछ लोग इसे एडिटोरियल, कुछ लोग संपादकीय के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होता है जो यूपीपीसीएस, यूपीएससी या फिर तमाम अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या फिर जिन लोगों की रुचि है कि हम अच्छा डिबेट कर सकें, अच्छा आर्गूमेंट, अच्छा स्पीच दे सकें किसी मुद्दे पर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने तमाम अपनी अपनी माध्यम से मतलब कम्प्लीमेंट दिया था उनका नाम मैं बता दूं। एक सुमन सिंह हैं, थैंक यू सो मच सुमन जी। फिर कुंदन कुमार जी हैं, आपको भी धन्यवाद। दीपक कुमार हैं, खुशबू कुमारी हैं। तो खुशबू कुमारी जी ने पूछा है कि सर आप लाइव कब आते हैं। तो मैडम मैं लाइव तो अभी नहीं आता, मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। यदि आप लोगों की दिली ख्वाहिश है तो मैं कभी आपसे मिल सकता हूँ, मतलब लाइव आ सकता हूँ जब आप लोग कहें। फिर अजीत जी हैं, गोल अचीवमेंट करके हैं। और सुमन सिंह जी ने कहा कि सर डेली वीडियो जो संपादकीय का डेली बनाएगा। ठीक है मैडम, डेली बनता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट। आप लोगों के मैसेज से, चाहे लेख से संबंधित हो या मुझसे संबंधित हो, थोड़ा सा मुझे भी खुशी मिलती है जब आप अप्रिसिएट करते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है एक सार्थक दिशा में, सही दिशा में कार्य कर रही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आज का जो हमारा विषय है और जिस मुद्दे पर हम बात करने वाली हूँ है दोस्तों, बढ़ती आबादी का संकट। और क्योंकि देख सकते हैं यदि कोरोना जैसी पैंडेमिक नहीं आई होती अब तक, कई बातें, कई चर्चाएं थी, चाहे एनपीआर रहा हो, चाहे सीए रहा हो, चाहे जनसंख्या के बारे में रहा हो, उस पर कई सारी बातें हो जाती। पर दोस्तों कोरोना ने सारी चीज़ों को पीछे ढकेल दिया। पर आज फिर आवश्यकता है हमें बात करने की बढ़ती जनसंख्या के ऊपर, और इसे लिखा है दोस्तों संजय दुबे जी ने। तो चलते हैं आगे। ये लिखा है, ऐसा अनुमान है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले धरती पर कुछ लाख लोग ही थे, और 18वीं सदी के आखिर में धरती पर इंसान की आबादी 100 करोड़ तक जा पहुंची थी। लेकिन 1920 में यह आंकड़ा 200 करोड़ यानी 2 अरब तक जा पहुंचा। धरती पर आबादी बढ़ने का यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। आज दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा हो चुकी है और 2050 तक इसके 10 अरब तक पहुँच जाने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1990 से 2010 के बीच दुनिया की आबादी 30% बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत और चीन का है। इस अवधि में भारत में 35 करोड़ और चीन में 20 करोड़ लोग बढ़े हैं। सोचिए, आप सोचिए यदि वैश्विक स्तर पर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रहे तो आने वाले समय में दोस्तों पूरे पृथ्वी पे जो संसाधन हैं वो सारे संसाधनों का लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके पास विकल्प क्या होगा, कैसे आगे की जनरेशन सर्वाइव करेगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये जो खूबसूरत प्यारा सा जो आपका पृथ्वी है, जो ग्रह है जहाँ पर जीवन है, उसे बनाए रखने के लिए यदि आप चाहते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू कंट्रोल योर पॉपुलेशन, देन यू कैन सर्वाइव। नहीं तो दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा जब संसाधन ही नहीं बचेंगे। आप ऐसे देखिए ना, यदि आपके परिवार में 20 बच्चे हैं, एक जन के परिवार में 2 बच्चे हैं, तो आप सोच सकते हैं किसकी जो है, चाहे रेख देख की बात हो, चाहे केयरिंग की बात हो, शिक्षा की बात हो, भोजन की बात हो, कहाँ अच्छा होगा। जहाँ पे दोस्तों 2 लोग हैं, जहाँ पे 20 लोग हैं, कैसे लोग केयर करेंगे। और फिर बाद में क्या होगा, उसी परिवार में तमाम तरह की समस्याएं होंगी, उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें कमियां आएंगी, तो उनके बच्चों के बीच में तमाम तरह की भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, हालांकि तेजी से बढ़ती आबादी और इससे होने वाली समस्याओं को लेकर भारत की सरकार अब गंभीर दिख रही है। राज्यसभा में बीते सत्र में 7 फरवरी को शिवसेना के एक सांसद ने संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया कि राज्य को छोटे परिवारों को विशेष रियायत देनी चाहिए। जो परिवार हमारे दो को माने, उसे कर, रोजगार, शिक्षा जैसी सरकारी सुविधाओं में सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर कोई परिवार इसे नहीं माने
तब उसकी सरकारी रियायतें वापस लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, तमाम तरह की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज़ या फिर जो रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब जो योजनाएं और आपको आरक्षण दिया जाता है, यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति इस योजना को, इस कानून को नहीं फॉलो करता है, तो उसे दी जाने वाली जो विशेष सुविधाएं हैं, जो आरक्षण, उसे ख़त्म कर देनी चाहिए। तब जाके लोगों के अंदर एक सही मानसिकता का जन्म होगा और इस बात को लोग सही तरीके से फॉलो करेंगे। भारत जनसंख्या नियंत्रण को 1951 में राष्ट्रीय अभियान बनाने वाला दुनिया का पहला देश था, लेकिन जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है उसे देखकर लग रहा है कि इस अभियान में हमें ज़रा सफलता नहीं मिली। जनसंख्या नियंत्रण का यह अभियान अगर सफल हो जाता तो देश कई गंभीर समस्याओं से पार पा सकता था। पूरी दुनिया में 1960 के आसपास ही बढ़ती आबादी को गंभीरता से लेना शुरू किया। आज जिन देशों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में सफलता हासिल कर ली है और अपने देश की आबादी को नियंत्रित किया, उसके मूल में बढ़ती जनसंख्या के खतरों की बात थी। इस चेतना का नतीजा आज वैश्विक स्तर पर दिखता भी है, क्योंकि उस समय जन्म दर प्रति महिला 4-5 बच्चों की थी, वहीं आज यह 2-3 बच्चे प्रति महिला पर आ चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि यही स्थिति रही भारत जैसे देश में, तो हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद चाइना जैसे देश को हम बहुत पीछे छोड़ दें। उसके बाद हमारे यहाँ देश में चाहे शिक्षा हो, जैसे आप लिटरेसी कहते हैं, चाहे भूखमरी हो, ठीक है, स्टार्वेशन जिसको आप कहते हैं, ऐसी तमाम तरह की बीमारियाँ जन्म लेने लगेंगी, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे, ठीक है। और बेरोज़गारी का आलम आप देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ फैली हुई है, रोज़गार के लिए तमाम तरह की किल्लतें बढ़ रही हैं। मतलब जो लोग पीएचडी होल्डर हैं, जो लोग पीजी हैं, बीटेक वाले हैं, ऐसे तमाम डिग्री धारक जो है, क्लर्क, जो चपरासी आप जिसे कहते हैं, या फिर आप कहें कांस्टेबल, मतलब ऐसे पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना योग्य होकर यदि वो इस तरह के पोस्ट को पाने के लिए ललायित है, तो फिर देश का भविष्य कहाँ जाएगा। दरअसल माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या हर 25 वर्ष में लगभग दुगनी हो जाती है, जिसकी वजह से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर 8 के अनुपात में वृद्धि होना है, जबकि इसके सापेक्ष विकास दर क्रमशः 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 4% होती है। हालांकि इस तर्क से ज़्यादातर विद्वान सहमत नहीं हैं, फिर भी यह सच है कि जनसंख्या हमेशा आर्थिक वृद्धि की दर से ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक अगर 2 अरब लोगों की एक साथ मौत हो या सभी चीन की एक संतान नीति पर चलें, तब भी दुनिया की आबादी 2100 के आते आते 11 अरब हो जाएगी। सोचिए, 11 अरब। जनसंख्या को नियंत्रित करने में सबसे बड़ी भूमिका प्रजनन दर की होती है। इसका 2.1 आसपास होने का मतलब होता है कि आबादी स्थिर रहेगी, इससे ज़्यादा होना इसके बढ़ने का संकेत है। इसका सीधा संबंध महिला शिक्षा से भी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की 35% महिलाओं ने अपनी आखिरी संतान को नहीं चाहा था। भारत के सोचिए, मतलब दुनिया की 35% जो महिलाएं हैं, तमाम तरह के आंकड़ों के माध्यम से, एक सर्वे के माध्यम से चीज़ें पता चली हैं कि जो आखिरी बच्चा था, महिलाएं उसे नहीं चाह रही थी। हो सकता है वो बिन बुलाए मेहमान की तरह वो चले आएँ। कभी कभार हमारी मम्मी भी कहती हैं जब गुस्सा होती हैं, कहाँ से कमीना पैदा हो गया बहुत गालियाँ देती हैं, पर मेरी माँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत है। जिस परिस्थितियों में उन्होंने मेरे जीवन को संवारा है, मैं कह नहीं सकता कि मैं उनका कर्जदार हूँ, मैं उनके बिना अधूरा हूँ। और उतना ही लगाव मुझे मेरे पिताजी से है। मैं भगवान का दर्जा देता हूँ अपने माँ बाप को। ये मत कहिएगा नहीं, कहने को है, कभी अवसर मिलेगा तो दिखाएंगे। माँ बाप का दर्जा देता हूँ, इतना जान लीजिए। भारत के दक्षिणी राज्य जो उत्तर पूर्वी हिस्से से ज़्यादा शिक्षा में आगे हैं, वहाँ की प्रजनन दर इसी के आसपास है। उसके बाद है, आप लोग भी याद रखिएगा, मतलब जब तक माँ बाप हैं आपके, तभी तक लगता है ना कि जो जिम्मेदारियाँ हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनको यदि कोई कम कर सकता है, उसमें प्यार ला सकता है, स्नेह ला सकता है, वो माँ बाप ही हैं। सही बताएं मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। जब उनसे मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं कि जब मेरे माँ बाप जिंदा थे ना, तो मतलब पता ही नहीं चलता था कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है।
कष्ट का मतलब ही नहीं था, कोई दुख नहीं था। पर जब वो चले गए तो वही मैं महसूस करता हूँ कि काश कुछ बातें थी जो मैं अपनी माँ बाप से कह देता। कुछ बातें दबी रह गईं, कुछ उनके लिए करने के लिए सोच रहा था, नहीं कर पाया। याद रखिएगा, आप बहुत कुछ बन जाएंगे तभी अपनी माँ बाप को नहीं दे सकते हैं। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल लीजिएगा कि मैं अभी बन जाऊंगा तब प्यार दिखाऊंगा, ये सब फर्जी है। माँ बाप के लिए आप चाहे बने हो चाहे ना बने हो तो बात की बात है, पर अभी जो आप प्रेजेंट में हैं, जो आपके पास है, उन चीज़ों से भी यदि अपने पिताजी को खुश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप उन्हें सोने का तमगा दें तभी वो खुश होंगे। उनसे अच्छे से बोलें, बात करें, उनका सम्मान करें, उनके बातों को पहली, मम्मी पापा को पहली प्राथमिकता दें। उनके लिए यही दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल खजाना। नहीं तो देने के लिए तो लोग करोड़ों रुपये अपने माँ बाप को दे दिए हैं, पर उनकी जो भाषा शैली है वो कहीं न कहीं माँ बाप को मतलब वो कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, दुखी कर देती है। उसके बाद चलते हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में 4 से भी ज़्यादा है। मतलब साफ है कि अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण पर अब नहीं सोचा तो काफ़ी देर हो जाएगी। कई तरह के गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। आज भारत की आबादी 130 करोड़ के लगभग है और चीन की 140 करोड़। अगले दशक के अंत तक भारत 150 करोड़ की आबादी वाला देश हो जाएगा और अगले 2 दशकों यानी 2050 तक ये आंकड़ा 166 करोड़ हो जाएगा। दूसरी ओर चीन में 2030 तक आबादी स्थिर रहेगी और फिर उसके बाद धीमी गति से कम होना शुरू होगी। आबादी बढ़ने का सीधा संबंध गरीबी से है। जी हाँ दोस्तों, यदि आबादी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, ये 100% मान लीजिए, क्योंकि आबादी बढ़ने से तमाम तरह के संसाधनों की कमी होगी। ठीक है, दैट्स वाई गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए उनकी जीविका का माध्यम भी है। यानी गरीब यह मानकर चलता है कि जितने हाथ उतनी आमदनी, एक सीमा तक तो यह सब भी प्रतीत होता है, पर यह स्थायी होता है। जितनी आय यह परिवार कमा रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहा होता है। मसलन शादी ब्याह, बीमारी, मृत्यु संबंधी संस्करणों और इनसे जुड़ी सामाजिक परंपराओं को निभाने के कारण यह तबका प्रायः कर्ज में डूबा रहता है। ऐसे में कोई गरीब परिवार शिक्षा जैसे बुनियादी मसले पर क्या और कैसे सोचे, यह बड़ा सवाल है। आप अपने इर्द गिर्द इस चीज़ को महसूस करिएगा और देखिएगा। जिस परिवार में कम बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 1 है, उनका जो लालन पालन होता है, ठीक है, जो उनकी परवरिश होती है, उन लोगों की अपेक्षा बहुत ही उम्दा अच्छी होती है जिनके परिवार में 7 लोग 8 लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें एक प्रण लेना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली नई जनरेशन के लिए जो हमारे तमाम तरह के संसाधन हैं, या फिर कहने का मतलब ये है, जब जितनी आप में क्षमता हो कि जितना सुंदर उनका भविष्य गढ़ सकते हैं अपने हाथों पे, जो चाहें जिस तरह की पढ़ाई हो अगर आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितनी आपकी क्षमता हो। नहीं तो पैदा करने के बाद कोई उधर टायर पंचर बना रहा है तो कोई क्या कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई छिनैती कर रहा है, इस क्या मतलब है। ठीक है, इसका नतीजा यह होता है कि घर के बच्चे शिक्षा तक से महरूम रह जाते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए विकास के दरवाजे बंद हो जाते हैं। राष्ट्रीय विकास स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के नतीजे पर गौर करें तो पाएंगे कि गरीबी को बनाए रखने में शिक्षा, स्वास्थ्य की बड़ी भूमिका। इन सब के बावजूद जनसंख्या का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी होता है, बशर्ते उसका समुचित और सही उपयोग हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जो हैं, आने वाली जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसके आप लोग बहुत बड़े पिलर हैं। यदि आप लोग जागरूक नहीं होंगे, आप लोगों की जो सोच है, जो विचारधारा है, यदि इस तरह की नहीं होगी तो फिर हम किससे कहेंगे। तो इसीलिए आप लोग जागरूक बने। यदि आपके परिवार में स्पेशली चाहे हस्बैंड आपको कहे या वाइफ हस्बैंड से कहे कि नहीं 7-8 बच्चे, तो आप वहीं रोक दीजिएगा, क्योंकि एक जो माँ है उसकी भी जो फर्टिलिटी है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने से माँ बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और जितने भी पुरुष हैं अपने परिवार में जाएं, लोगों को समझाएं कि क्यों ज़रूरी है 1 या 2 बच्चे। जितना बढ़िया आप उनका परवरिश कर सकते हैं, 1-2 बच्चे का जितना बढ़िया परवरिश कर पाएंगे उतना 10 का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, संसाधन की कमी है, पैसे नहीं हैं, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं। हर मनुष्य को कम से कम औसत आयु तक साफ हवा, पानी, अनाज, इलाज, शिक्षा की ज़रूरत होती है। ऐसे में किसी भी देश का सबसे बड़ा और पहला उत्तरदायित्व यही है कि इन विषयों पर नीतियाँ बनाएं।
हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता था, चाहे वो रूपम कुमारी जी हों, नीतीश हों, या पाई ब्लॉग हों, या फिर एक एकेडमी थे, ठीक है, नागर एकेडमी। आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं इस समय, कहाँ हैं आप लोग? कम से कम हाय बाय कुछ भी यस कर दिया करिए, महसूस होता है कि आप लोग आज के सेशन में बने हुए थे। भारत जैसे देश के लिए यह और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी हर साल भारत में जुड़ी जाती है। आबादी के बड़े हिस्से को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए आज भी कतारबद्ध होना पड़ता है। तमाम प्रयास के बावजूद हम हर नागरिक को पहचान संबंधी दस्तावेज तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं। हर विकसित देश ने पहले अपनी आबादी के हिसाब से प्राथमिकता तय की और फिर उनकी ज़रूरतों के अनुरूप वहां आर्थिक सुरक्षा ढांचे का निर्माण किया। इसके साथ ही गुणवत्ता शिक्षा, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा ढांचा, सामाजिक सुरक्षा, दायित्व, पर्यावरण, आवास, ऊर्जा, उपभोग जैसे बुनियादी तत्वों को देखते हुए नीतियों का निर्माण किया। इसलिए वहाँ सुनियोजित विकास हुआ। सुनियोजित विकास का मतलब होता है सारी चीज़ों को लेकर, उसमें आपका पर्यावरण भी होना चाहिए। राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण विकास, सारी चीज़ों को लेकर चलिए। आर्थिक विकास इसे हो, ठीक है। चीन को ही देखें, पिछले 2.5 दशक से वहाँ की आर्थिक विकास दर की रफ्तार 2 अंकों की रही है। इसके पीछे कोई चमत्कार जैसी बात नहीं है, ठोस नीतियों का निर्माण है। देश को अगर बढ़ती आबादी से बचाना है तो हमें कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से काम करने होंगे। स्थिर जनसंख्या के सिद्धांत को अपनाने के लिए हमें फिलहाल ज़्यादा प्रजनन दर वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रजनन दर में कमी लानी होगी, लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करानी होगी। यहाँ भी हम पाते हैं कि जिन राज्यों में प्रजनन दर स्थिर है वहाँ अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या भी पर्याप्त है, जबकि ज़्यादा प्रजनन दर वाले राज्यों में ये कम है। खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ाना होगा। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। कल मैं एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में पॉलीथीन के ऊपर वीडियो था। मैं 110% आपको बता दूं, जो लोग शहरों में निवास करते हैं, जो लोग नहीं बाहर से पानी आता है पाइप के ज़रिए, ठीक है, समरसेबल का भी कुछ लोग नाम देते हैं कि वहाँ टंकी से आ रहा है, फिल्टर होके आ रहा है, इतने छोटे छोटे कण उसमें होते हैं पॉलीथीन के, ने आप सोच नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शहरों में जो आबादी है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा लोग चले गए हैं, इसलिए पानी की किल्लत है। तो कहीं इधर उधर से पानी स्टोर करके उसे फ़िल्टर करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जो कि एक तरह से जहर के ही समान। आप अपनी प्यास तो बुझा ले रहे हैं, पर आने वाले 10 साल 5 साल बाद उसका जो असर आपके शरीर के ऊपर इतना गंदा, इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि आप मतलब दवा खाने के बाद भी आप ठीक नहीं होंगे, और वो एक समय के बाद बहुत बड़ी मर्ज बन जाएगी, बीमारी हो जाएगी। शहरी ढांचे को और बेहतर बनाना होगा, सबको घर उपलब्ध कराना होगा। आबादी पर काबू पाने के लिए देश में कानूनों के साथ ही व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी ज़रूरत है। जनता को शिक्षा, जागरूकता, मनोरंजन के जरिए जनसंख्या वृद्धि के नुकसान बताने की ज़रूरत है। सिर्फ कानून बना देने से इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिलती, इसे हम देश के दक्षिणी राज्यों से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यदि आपके पास किसी प्रकार का कुछ भी ओपिनियन है तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कल के वीडियो में हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। यदि हमें अच्छा लगा तो आपकी क्या राय है, स्पेशली आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं? नहीं सर, आई एम नॉट एग्री विद यू, ये भगवान का दिया हुआ है, जितना हो सके पैदा करिए। क्या कोई इस मानसिकता का भी है? यदि जो भी आपके पास ओपिनियन हो आप उसे प्रमुखता से, दृढ़ता से रखिएगा, मैं उसका सम्मान करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।